नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसे हम सब रासुका के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा कानून है जो राज्य की सुरक्षा और एक व्यक्ति की आज़ादी के बीच एक बहुत ही महीन धागे पर चलता है। तो आइए इसे जरा करीब से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम समझेंगे कि अपराध से पहले हिरासत का मतलब क्या है, इस कानून का इतिहास क्या रहा है, ये असल में काम कैसे करता है, इसमें क्या अधिकार मिलते हैं, सुरक्षा और स्वतंत्रता की बहस क्यों छिड़ती है, और आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कानून की बुनियाद की, यानी अपराध होने से पहले ही किसी को हिरासत में ले लेना। सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? तो देखिए, रासुका की जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है वो ये है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कोई औपचारिक आरोप तय किए ज्यादा से ज्यादा 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है। जी हां, पूरे 1 साल तक बिना किसी चार्जशीट के। अब इसे समझने के लिए 2 तरह की हिरासत में फर्क जानना जरूरी है। एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन यानी दंडात्मक हिरासत। ये तब होती है जब कोई जुर्म कर चुका हो, अदालत में केस चलता है, सबूत पेश होते हैं और फिर सजा मिलती है। लेकिन रासुका प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध है। इसका मकसद सजा देना नहीं बल्कि किसी को जुर्म करने से रोकना है, और ये सिर्फ अधिकारियों के शक या इस बात पर कि वो व्यक्ति खतरा हो सकता है के आधार पर होता है। तो सवाल ये है कि ये विचार आया कहां से? देखिए, किसी को शक के आधार पर हिरासत में लेने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया नहीं है। भारत में इसका एक लंबा और कह सकते हैं काफी जटिल इतिहास रहा है। इसकी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज से, 1818 के बंगाल रेगुलेशन 3 से, जिसमें बिना ट्रायल के जेल में डालने का प्रावधान था। फिर 1919 में आया बदनाम रॉलेट एक्ट, जिसके बारे में कहा जाता था ना दलील, ना वकील, ना अपील। आजादी के बाद भी ये रुका नहीं। 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया और फिर 1971 में मीसा, जिसका इमरजेंसी के दौरान बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। 1978 में जब मीसा को खत्म किया गया तो उसी की जगह भरने के लिए 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका लाया गया। चलिए अब समझते हैं कि ये कानून असल में जमीन पर काम कैसे करता है, मतलब इसकी प्रक्रिया क्या है और किन आधारों पर किसी को हिरासत में लिया जा सकता है। तो वो क्या वजह हैं जिनके आधार पर किसी को रासुका के तहत हिरासत में लिया जा सकता है? कानून की धारा 3 में 4 मुख्य आधार बताए गए हैं। पहला, अगर कोई भारत की रक्षा या सुरक्षा के लिए खतरा हो। दूसरा, अगर कोई दूसरे देशों से भारत के रिश्तों को खराब कर रहा हो। तीसरा, अगर कोई पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था बिगाड़ रहा हो। या चौथा, अगर कोई जरूरी सेवाओं की सप्लाई में रुकावट डाल रहा हो। ये दायरे काफी बड़े हैं। अच्छा, तो ये ऑर्डर देता कौन है? देखिए, सबसे ज्यादा पावर तो केंद्र और राज्य सरकारों के पास है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम या पुलिस कमिश्नर भी ये आदेश जारी कर सकते हैं। पर यहाँ एक पेंच है। अगर डीएम ये आदेश देते हैं तो उन्हें 12 दिन के अंदर अंदर राज्य सरकार से इसका अप्रूवल लेना ही पड़ता है। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो वो आदेश अपने आप रद्द हो जाएगा। अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालते हैं, ये बहुत जरूरी है। जिस दिन हिरासत का आदेश निकलता है उसे डे 0 मान लीजिए। वहां से 5 से 15 दिन के अंदर व्यक्ति को बताना होता है कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया है। अगर ऑर्डर डीएम ने दिया है तो 12वें दिन तक राज्य सरकार का अप्रूवल चाहिए। फिर 3 हफ्ते के अंदर मामला एक सलाहकार बोर्ड को भेजा जाता है और 7वें हफ्ते तक उस बोर्ड को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो पूरी प्रक्रिया एक तय समय में बंधी है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सख्त कानून में क्या हिरासत में लिए गए इंसान के पास कोई अधिकार, कोई बचाव का रास्ता होता भी है? चलिए देखते हैं। हाँ, एक सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और वो है ये सलाहकार बोर्ड। इसमें 3 सदस्य होते हैं जिनकी योग्यता हाई कोर्ट का जज बनने की होती है। ये बोर्ड पूरे मामले को देखता है और ये तय करता है कि किसी को हिरासत में रखने के लिए वजह काफी है भी या नहीं। अगर बोर्ड कहता है कि वजह काफी नहीं है तो सरकार को उस व्यक्ति को फौरन छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात है,
बंदी को इस बोर्ड के सामने अपना पक्ष रखने के लिए वकील ले जाने का अधिकार नहीं होता। इसके अलावा भी कुछ अधिकार हैं, जैसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ये जानने का हक है कि उसे किन वजहों से पकड़ा गया है। वो अपनी हिरासत के खिलाफ सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन यानी अपनी बात लिखकर दे सकता है। और सबसे ज़रूरी, वो अपनी हिरासत को हेबियस कॉर्पस याचिका के जरिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब है कि अदालत सरकार से कहती है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो और उसकी हिरासत की वजह बताओ। अब आते हैं इस कानून से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल बहस पर, राष्ट्र की सुरक्षा और एक व्यक्ति की आज़ादी के बीच की टक्कर पर। ये आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। ये दिखाते हैं कि रासुका के तहत कितने हिरासत के आदेश जारी होते हैं और उनमें से कितनों को अदालतें सही मानती हैं। एनसीआरबी के डेटा को देखें तो पता चलता है कि जहां हिरासत के मामले बहुत ज्यादा हैं, वहीं अदालतों से रिहाई की दर भी उतनी ही ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसी वजह से इस कानून की इतनी आलोचना होती है। आलोचकों का मानना है कि इसका इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए किया जाता है। कई बार ये पुलिस के लिए एक शॉर्टकट बन जाता है जब वो आम कानूनों के तहत किसी को दोषी साबित करने के लिए सबूत नहीं जुटा पाती। और सबसे बड़ी दिक्कत है अदालती देरी। जब तक कोर्ट किसी हिरासत के आदेश को गलत ठहराकर रद्द करती है, तब तक वो इंसान महीनों जेल में काट चुका होता है। तो इस पूरी बहस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध को लोकतंत्र के लिए एक जरूरी बुराई यानी नेसेसरी ईविल माना है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने बार बार ये भी कहा है कि इसका इस्तेमाल बहुत ही असाधारण और गंभीर मामलों में होना चाहिए, ना कि रोजमर्रा की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो इस पूरी चर्चा से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? साफ है कि यहां एक बहुत ही नाजुक संतुलन की जरूरत है। ये तस्वीर पूरी कहानी को एक फ्रेम में बयां करती है। एक पलड़े में है देश की सुरक्षा की जरूरत और दूसरे पलड़े में है कानून का राज, जो हर इंसान को आज़ादी और इंसाफ का हक देता है। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। सुरक्षा कानून के शासन की कीमत पर हासिल नहीं की जा सकती। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक महफूज समाज बनाने की धुन में कहीं हम उन आज़ादियों को ही तो नहीं खो रहे हैं जिनकी हिफाजत के लिए ही